वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, टू बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। 26 सितंबर 2024 से मार्केट लगातार गिर रही है और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर परेशान हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो क्या ये ग्रीड दिखाने का परफेक्ट टाइम है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मार्केट को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक करने का ये एक अच्छा समय हो सकता है, पर सिर्फ वही कंपनीज चूज करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगी जो अभी काफी डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक यूनिक अप्रोच का यूज करेंगे। ये अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से भी ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक्स ऐड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं कि हम इन स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं कर रहे। चलिए अब मैं आपको उस यूनिक अप्रोच से इंट्रोड्यूस करती हूं जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आज हम पियोत्रोस्की एफ स्कोर का यूज करेंगे। एक्चुअली हम पियोत्रोस्की एफ स्कोर के मॉडिफाइड वर्जन का यूज करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूं कि पियोत्रोस्की एफ स्कोर आखिर होता क्या है। जोसेफ डी पियोत्रोस्की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर जिसका टाइटल था वैल्यू इन्वेस्टिंग द यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन टू सेपरेट विनर्स फ्रॉम लूजर्स, उसमें एफ स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे फाइनेंशियल स्कोर भी कहते हैं। पियोत्रोस्की एफ स्कोर मेथड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक करने के लिए 9 पॉइंट का क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं स्टॉक्स को हाई क्वालिटी मानती है जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज नहीं करते और जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है। एफ स्कोर के 9 मैट्रिक्स को आगे जाकर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके 4 मैट्रिक्स होते हैं। दूसरा है लेवरेज, लिक्विडिटी और सोर्स ऑफ फंड्स, इसके 3 मैट्रिक्स होते हैं। और तीसरा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जिसमें बाकी के 2 मैट्रिक्स होते हैं। एफ स्कोर का कैलकुलेशन इन 9 मैट्रिक्स के बेसिस पर किया जाता है। हर मैट्रिक को क्लियर करने पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। इस हिसाब से किसी कंपनी का मैक्सिमम स्कोर 9 पॉइंट और मिनिमम स्कोर 0 पॉइंट हो सकता है। तो इस हिसाब से 8 या 9 का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को इंडिकेट करता है। 3 से लेकर 7 तक का स्कोर मिक्स्ड स्ट्रेंथ वाली कंपनीज को इंडिकेट करता है। यहाँ जितना ज्यादा स्कोर होगा कंपनी को उतना ही बेहतर माना जाएगा। इसी तरह 0 से लेकर 2 तक का स्कोर फंडामेंटली वीक कंपनीज को इंडिकेट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमने अपने जरूरत के हिसाब से पियोत्रोस्की के क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया। 9 मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए पियोत्रोस्की ने लेटेस्ट ईयर नंबर्स को कंसिडर किया था। सिंपली देखें तो पियोत्रोस्की एफ स्कोर रीसेंट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, यानी एक कंपनी जिसने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया वो इस क्राइटेरिया को क्लियर कर लेगी, और जिस कंपनी ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो इस क्राइटेरिया को क्लियर नहीं कर पाएगी। पियोत्रोस्की का एम क्वालिटी वाले वैल्यू स्टॉक्स को पिक करना था, लेकिन फिर भी 9 मैट्रिक्स में कोई वैल्यूएशन मैट्रिक शामिल नहीं है। इसीलिए हमने 2 एडिशनल स्टेप्स लिए हैं। पहला, हमने ना केवल लेटेस्ट ईयर बल्कि पिछले 3 साल के नंबर्स को कंसिडर किया। हमें लगा कि इससे स्कोर और मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिर हमें यह भी रियलाइज हुआ कि इससे कई कंपनीज एलिमिनेट हो जाएंगी, ऐसी कंपनीज जो ओरिजिनल पियोत्रोस्की क्राइटेरिया को क्लियर कर लेती। इसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमने 8 या 9 के ओरिजिनल क्राइटेरिया के अगेंस्ट जाकर 7 और उससे ज्यादा के कंबाइंड स्कोर वाली कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने का फैसला किया। दूसरा, हमने उन कंपनीज की वैल्यूएशंस भी चेक की जिनका मॉडिफाइड पियोत्रोस्की एफ स्कोर 7 या उससे ज्यादा था, ताकि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्काउंट पर एक्वायर कर सकें। इन 2 मॉडिफिकेशंस ने हमारे मॉडिफाइड एफ स्कोर को कई ऑनलाइन स्टॉक स्क्रीनर्स के दिए गए एफ स्कोर से अलग कर दिया। तो चलिए अब 3 कैटेगरीज में 9 मॉडिफाइड क्राइटेरिया पर डिटेल से नजर डालते हैं।
जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पियोट्रॉस्की के प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया में 4 मैट्रिक्स हैं। आइए सबसे पहले ओरिजिनल मेथड का यूज करके उन्हें चेक करते हैं और फिर हम उनके मॉडिफाइड वर्जन्स देखेंगे। तो पहला है लेटेस्ट ईयर में पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट्स या आरओए। आरओए या रिटर्न ऑन एसेट्स नेट इनकम को टोटल एसेट्स से डिवाइड करके निकाला जाता है। एक पॉजिटिव आरओए ये इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और अपने एसेट्स का एफिशिएंटली यूज करती है। दूसरा है लेटेस्ट ईयर में पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या सीएफओ। एक पॉजिटिव सीएफओ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है। तीसरा है पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूविंग आरओए। हायर आरओए प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। और फोर्थ है लेटेस्ट ईयर में आरओए के कंपैरिजन में हायर कैश आरओए। पियोट्रॉस्की ने इसे एक्रूअल रेफर किया। कैश आरओए को कैलकुलेट करने के लिए सीएफओ को टोटल एसेट से डिवाइड किया जाता है। आरओए के कंपैरिजन में हायर कैश आरओए क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को इंडिकेट करता है और ये भी बताता है कि दे आर बैक्ड बाय कैश फ्लोज। आइए अब देखें कि हमने अपने पर्पस के लिए इन 4 मैट्रिक्स को कैसे मॉडिफाई किया। हमारे मॉडिफाइड पियोट्रॉस्की एफ स्कोर में हमने BSE 500 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ऐसी कंपनीज की तलाश की जिनका आरओए ना सिर्फ 1 साल के लिए बल्कि पिछले 3 सालों के लिए पॉजिटिव रहा हो। सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से पॉजिटिव सीएफओ। तो सिर्फ पिछले साल के कंपैरिजन में नहीं बल्कि पिछले 3 सालों में ईयर ऑन ईयर बेहतर होता हुआ आरओए। ना सिर्फ पिछले साल के बल्कि पिछले 3 सालों में आरओए के कंपैरिजन में हायर कैश आरओए। इन क्राइटेरिया को पूरा करने वाली और इन्हें क्लियर करके एक एक पॉइंट हासिल करने वाली कंपनीज का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस पे कोई शक नहीं है कि पिछले 3 सालों में इंप्रूविंग आरओए और हायर कैश आरओए के मैट्रिक्स कंपनी के लिए एक टफ एसिड टेस्ट साबित हुआ। सिर्फ 71 कंपनीज को पहले वाले में एक एक पॉइंट मिला और 124 कंपनीज को दूसरे वाले में एक एक पॉइंट मिला। चलिए अब अपने अगले क्राइटेरिया पर चलते हैं, लेवरेज, लिक्विडिटी एंड द सोर्स ऑफ फंड्स। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि इस क्राइटेरिया में 3 मैट्रिक्स हैं। आइए पहले देखते हैं कि ओरिजिनल पियोट्रॉस्की एफ स्कोर मेथोडोलॉजी में वो 3 मैट्रिक्स क्या हैं। पहला है डिक्रीजिंग लेवरेज या इंडेटेडनेस। इसे टोटल एसेट्स में लॉन्ग टर्म डेट के रेशो से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट ईयर में टोटल एसेट्स में लॉन्ग टर्म डेट का रेशो पिछले साल के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। लेवरेज में कमी फाइनेंशियल रिस्क को कम करने में हेल्प करती है, इसीलिए इस मैट्रिक का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। इसके लिए किसी कंपनी का करंट रेशो पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर होना चाहिए। करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। करंट रेशो में इंप्रूवमेंट किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को बेहतर तरीके से पूरा करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। और तीसरा मैट्रिक है नो इक्विटी इशुएंस, यानी कंपनी ने पिछले साल नए शेयर्स इशू ना किए हों। पियोट्रॉस्की के मुताबिक फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज अक्सर फंड रेज करने के लिए न्यू इक्विटी कैपिटल इशू करने का सहारा लेती हैं, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस के जरिए सफिशिएंट फंड्स जनरेट नहीं कर पाती। तो आइए अब देखें कि हमने इस क्राइटेरिया को कैसे मॉडिफाई किया। सबसे पहले लेवरेज ना केवल करंट ईयर के लिए बल्कि पिछले 3 सालों के लिए ईयर ऑन ईयर कम होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का डेट 0 है तो ये और कम नहीं हो सकता, इसीलिए हमने अपनी कैलकुलेशंस में इस फैक्ट को कंसिडर किया। दूसरा, करंट रेशो में ना केवल लेटेस्ट ईयर में बल्कि पिछले 3 सालों में भी ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होना चाहिए। और तीसरा, फर्म को ना केवल पिछले 1 साल में बल्कि पिछले 3 सालों में इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए होने चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार सिर्फ कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के तौर पर या किसी कॉर्पोरेट अमालगमेशन या मर्जर की वजह से भी शेयर्स इशू करती हैं। नए शेयर्स बोनस इशुएंस और स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से भी आते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी को नए कैपिटल की जरूरत है। इसीलिए हमने उन सारे इक्विटी इशुएंसेस को हटा दिया जिनका पर्पस एडिशनल कैपिटल रेज करना नहीं था। तो आइए अब देखते हैं कि BSE 500 इंडेक्स की कितनी कंपनीज ने इन 3 मैट्रिक्स को क्लियर किया। यहाँ इंप्रूविंग लिक्विडिटी सबसे स्ट्रिंजेंट मेजर साबित हुआ, जिससे केवल 65 कंपनीज ही क्लियर कर पाई। जिन कंपनीज ने 3 मैट्रिक्स को क्लियर कर लिया उन्हें एक एक पॉइंट मिले और जो नहीं कर पाए उन्हें 0 पॉइंट्स मिले। आइए अब तीसरे और फाइनल क्राइटेरिया ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर मूव करते हैं।
इस क्राइटेरिया में दो मैट्रिक्स हैं। पहला है पिछले साल के कंपैरिजन में हायर ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच के डिफरेंस को नेट सेल्स से डिवाइड करके निकाला जाता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट मेजर है। COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केवल ऐसे एक्सपेंस आइटम्स को ध्यान में रखता है जिनका गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से डायरेक्ट रेलेवेंस है। COGS में रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंस, पावर कॉस्ट एटसेट्रा शामिल है। इसमें सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ वो एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। ये ग्रॉस मार्जिन को ऑपरेटिंग मार्जिन से अलग करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और मार्केटिंग कॉस्ट। दूसरा क्राइटेरिया है पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूविंग एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू को टोटल एसेट से डिवाइड किया जाता है। एक हायर एसेट टर्नओवर एफिशिएंट ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी पर रूपी एसेट्स के लिए हायर सेल्स जनरेट करने में एफिशिएंट है, या कहें कि सेम अमाउंट में सेल्स जनरेट करने के लिए कम एसेट्स की जरूरत होती है। आसान शब्दों में एक हायर एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा एफिशिएंट तरीके से सेल्स जनरेट कर रही है, जो एफिशिएंट ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इन दो मैट्रिक्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कैसे मॉडिफाई किया। सबसे पहले पिछले 3 सालों से ग्रॉस मार्जिन हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव होना चाहिए। दूसरा, पिछले 3 सालों से हर साल एसेट टर्नओवर रेशियो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव होना चाहिए। BSE 500 कंपनीज पर इन मॉडिफाइड क्राइटेरिया को अप्लाई करने के बाद जो आउटकम हमें मिला वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ज्यादातर कंपनीज के लिए दोनों ही मैट्रिक्स को क्लियर करना मुश्किल साबित हुआ, जिसमें केवल 46 कंपनीज को पहले के लिए एक पॉइंट और 94 कंपनीज को दूसरे के लिए एक पॉइंट मिला। अब देखते हैं कि मॉडिफाइड एफ स्कोर के मामले में BSE 500 कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल ओनली 17 कंपनीज को 7 या उससे ज्यादा का स्कोर मिल पाया। ये वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनकी हमें तलाश थी। 334 कंपनीज में से ज्यादातर का स्कोर 3 से 6 के बीच था। मॉडिफाइड पियोट्रोस्की क्राइटेरिया के मुताबिक इन कंपनीज की फंडामेंटल स्ट्रेंथ मीडियम है। फाइनली 60 कंपनीज ऐसी थी जिन्हें सिर्फ 0 से 2 पॉइंट्स ही मिल पाए, जो उनकी पुअर फंडामेंटल स्टैंडिंग को इंडिकेट करता है। चलिए अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में विनर बनकर उभरी 17 कंपनीज पर नजर डालते हैं और उनके वैल्यूएशन को असेस करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। BSE 500 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के इस रिसर्च के जरिए निकाले 17 विनर्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही 9 मैट्रिक्स पर उनके स्कोर्स भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट में शामिल बड़े नामों की बात करें तो इसमें ABB इंडिया, अदानी पावर, DLF, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T, सीमेंस और टाटा पावर ने अपनी जगह बनाई है। 8 के एग्रीगेट स्कोर के साथ टॉप पर रहने वाली कंपनीज में 3M इंडिया, ABB इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, KPIT टेक्नोलॉजीज और सीमेंस शामिल हैं। बाकी कंपनीज का स्कोर 7 है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आइए अब डिस्काउंट पर स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए उनके वैल्यूएशन को भी चेक करें। हम वैल्यूएशन को चेक करने के लिए PE बाय 5 ईयर मीडियन PE के मेट्रिक को यूज करेंगे। 1 से कम की वैल्यू मीडियन वैल्यूएशन पर डिस्काउंट को इंडिकेट करती है। पिछले कुछ महीनों में मार्केट में आई गिरावट की वजह से 17 शॉर्टलिस्ट किए गए स्टॉक्स में से ज्यादातर मीडियन PE से कम PE पर अवेलेबल हैं। यानी उनका PE टू मीडियन PE रेशियो 1 से कम है। सिर्फ 2 स्टॉक इस हिसाब से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसका PE टू मीडियन PE रेशियो 1.82 है और उषा मार्टिन जिसका PE टू मीडियन PE रेशियो 1.43 है। बाकी के 15 स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए इन स्टॉक्स पर पहले खुद की रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में फाइनेंशियल डेटा चाहिए तो आप ET मनी ऐप या वेबसाइट पर जाकर कंपनी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियोज शामिल हैं। आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को उसके जैसी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं।
और उसकी शेयर होल्डिंग डिटेल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और कॉर्पोरेट एक्शंस की हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो के कंक्लूडिंग सेक्शन में पियोट्रॉस्की एफ स्कोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पियोट्रॉस्की एफ स्कोर हाई क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का एक सोफिस्टिकेटेड मेथड है। इसकी स्ट्रेंथ इसके रिगरस 9 पॉइंट फ्रेमवर्क में छिपी है, लेकिन किसी भी दूसरी अप्रोच की तरह इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। पहली ये है कि ओरिजिनल पियोट्रॉस्की एफ स्कोर सिर्फ रीसेंट ईयर परफॉर्मेंस को कंसिडर करता है। हमने 3 साल के डेटा को कंसिडर करके इस लिमिटेशन को खत्म करने की कोशिश की। दूसरा, एफ स्कोर मेथड के कई मैट्रिक्स बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हमने इस रिसर्च में सिर्फ नॉन BFSI कंपनीज को कंसिडर किया है। तो पॉइंट ये है कि एफ स्कोर मेथड को BFSI स्टॉक्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एफ स्कोर मेथोडोलॉजी तैयार करने का पियोट्रॉस्की का ऑब्जेक्टिव हाई बुक टू मार्केट को सेलेक्ट करना था। हाई बुक टू मार्केट कंपनीज वो होती हैं जिनकी बुक वैल्यू उनके मार्केट कैप से ज़्यादा होती है। ये कोई नया मेजर नहीं है, बल्कि क्लासिक प्राइस टू बुक रेशो का रिवर्स है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहें तो हाई बुक टू मार्केट कंपनीज दरअसल लो PB स्टॉक्स हैं। PB वैल्यू एसेट हैवी कंपनीज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट मेट्रिक है। ये बताता है कि पियोट्रॉस्की के 9 पॉइंट फ्रेमवर्क में कई मैट्रिक्स एसेट्स के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं। एसेट्स पर फोकस करने की वजह से पियोट्रॉस्की का फ्रेमवर्क एसेट लाइट और न्यू एज कंपनीज और IT जैसे सर्विसेज ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए ज़्यादा काम का नहीं है। इसलिए जब आप पियोट्रॉस्की एफ स्कोर के मुताबिक सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स को कंसिडर करें तो इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.